हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। डिस्कस कर रहे हैं 7 अक्टूबर का फर्स्ट एडिटोरियल। उससे पहले बता दूं आपको कि आशीष क्लासेस एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे पेड कोर्सेज मिलेंगे, जिनमें से एक कोर्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, कॉमन एरर्स का बैच। इसके अलावा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला बैच, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का बैच, ग्रामर वाला बैच और बहुत सारे ई बुक्स, जिन ई बुक्स में आप एक साथ में बहुत सारे वर्ड्स प्राप्त कर पाएंगे, एग्जाम्पल, सेंटेंस सहित। ये सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें प्राप्त करने के लिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही आशीष क्लासेस के नाम से ही एक टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे भी कनेक्ट हो, ताकि कई बार कुछ नोटिफिकेशन हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं, आपको तक नहीं पहुँचते हैं, तो वो सब नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको मिलते हैं। साथ ही लाइफ एक्सप्रेस जो संडे बुलेटिन है, हर संडे एक टैबलॉइड आपको दिया जाता है, वो भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो यहाँ से आप वो प्राप्त करें, उसका PDF डाउनलोड करके आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीख सकते हैं। आज का जो एडिटोरियल है ये आधारित है नोबेल प्राइज जो दिया गया है अभी मेडिसिन के क्षेत्र में कह दीजिए या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में कह दीजिए, उसको लेकर ये आर्टिकल है, सेंसिंग हीट। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं कि आप जो 35-40 मिनट मेरे साथ ये एडिटोरियल देखते हैं, इस एडिटोरियल के थ्रू आप सीखेंगे ट्रांसलेशन, ग्रामर, वोकैबुलरी और करंट हैपनिंग्स, जो कुछ भी हैं वो सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो 35-40 मिनट आप हमेशा ये ज़रूर देखा करें। मंडे टू फ्राइडे का ये सेशन होता है। सैटरडे संडे आपके लिए ऑफ रखा जाता है, ताकि आप 5 जो सेशंस हुए हैं उन सभी को अच्छे से रिवाइज कर लें। तो सेंसिंग हीट का मतलब, सेंस का मतलब होता है पता लगाना, हीट का मतलब होता है गर्मी, उष्मा। तो उष्मा का आभास कैसे होता है ये इन्होंने बताया, ये इन्होंने एक मैकेनिज्म डेवलप किया, उसको लेकर इनको मिला नोबेल प्राइज, उसी को लेकर आर्टिकल लिखा गया है। तो दिस ईयर्स नोबेल प्राइज, इस साल का जो नोबेल पुरस्कार है, किसके लिए? फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए। तो इस क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है, अवॉर्डेड टू, ये नोबेल प्राइज दिया गया, किसको दिया गया? रिसर्चर्स। रिसर्चर्स मतलब अनुसंधानकर्ता, खोजकर्ता। उनके नाम क्या है? एक नाम है डेविड जूलियस, दूसरा नाम है आर्डेम पेटापोशियन। अब ये नाम याद रखिएगा आप, इन दो व्यक्तियों को नोबेल प्राइज मिला है। ये कहां से हैं? ये हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को से तो डेविड जूलियस हैं, और दूसरा है स्क्रिप्स रिसर्च इन ला जोला, कैलिफोर्निया, दूसरे इससे हैं, ठीक है, रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। तो इन यूनिवर्सिटी से इनका संबंध है। रिकॉग्नाइजेज, ये फिर से इस पे आ जाइए, ये सब्जेक्ट था आपका, इसकी वर्ब ये रही। रिकॉग्नाइज मतलब पहचान देना या फिर कोई चीज का ऑफिशियल अप्रूवल देना, ये सब होता है। तो इस नोबेल प्राइज ने पहचाना है किसको? उनके सेमिनल वर्क को। किनके वर्क को? डेविड जूलियस और आर्डेम जो पेटापोशियन हैं, इनके वर्क को। और वर्क कैसा है? सेमिनल है, तो सेमिनल है एडजेक्टिव, ठीक है। इसका मतलब है इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली, या फिर आप कह सकते हैं इनोवेटिव, एकदम नया, या फिर आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट। तो इनके द्वारा किए गए इस इनोवेटिव वर्क को पहचान दी है इन आइडेंटिफाइंग। और काम किस क्षेत्र में इन्होंने किया? इन्होंने क्या किया? इन्होंने पहचाना है, आइडेंटिफाई किया है जीन को, और अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म थ्रू विच। मैकेनिज्म का मतलब कोई चीज कैसे काम करती है, यांत्रिकी कैसी है, सिस्टम कैसा है, वो होता है मैकेनिज्म। और साथ में अंडरस्टैंडिंग मतलब इन्होंने काम किया है एक तो जीन की पहचान करने में, दूसरा इन्होंने मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड किया है, सिस्टम को जाना है, पहचाना है, समझा है, थ्रू विच, जिसके माध्यम से। थ्रू जो है प्रेपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है माध्यम, बाई के अर्थ में आता है। इस माध्यम से आवर बॉडी परसीव्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। आवर बॉडी, हमारा शरीर, परसीव का मतलब होता है नोटिस करना। हमारा शरीर जिस माध्यम से नोटिस करता है, ठीक है, किस चीज को? टेम्परेचर और प्रेशर को, तापमान को और दाब को। फिर समझिएगा, बहुत सामान्य सी बात है। इस साल का नोबेल प्राइज, यहां पे आ जाओ सीधा, ये यहां पे रिकॉग्नाइज करता है, इस साल के नोबेल प्राइज ने पहचाना है उनके सेमिनल वर्क को। किनके? वो हम पहले बात कर चुके, इनके इनोवेटिव कार्य को। इनोवेटिव कार्य क्या है? इन्होंने जीन की पहचान की है और मैकेनिज्म को समझा है,
वो मैकेनिज्म जिसके माध्यम से हमारा शरीर जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर को परसीव करता है। भी हमें कैसे आभास होता है ऊष्मा का, हमें कैसे आभास होता है प्रेशर का, तो ये मैकेनिज्म को इन्होंने अंडरस्टैंड किया और जीन की पहचान की, इसलिए इनको मिला नोबेल प्राइज। किसको मिला? ये प्राइज अवार्ड किया गया रिसर्चर्स को। नाम ये हैं और ये इन यूनिवर्सिटी से हैं। ठीक है, सेमिनल एक यहाँ पे वर्ड है जो एडजेक्टिव है, इसका मतलब इन्फ्लुएंशियल, इनोवेटिव, इंपॉर्टेंट भी लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी इसका मीनिंग होता है। ठीक है, अच्छा मैं शुरुआत में जो वोकैब बताता था, अभी 2 दिन से नहीं बता रहा हूँ कि वर्ड्स जो है हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम इंटर करते हैं, क्योंकि वर्ड्स ज़्यादा है नहीं, ना तो कल ज़्यादा थे ना ही आज ज़्यादा हैं। ज़्यादा वर्ड्स होते हैं तभी मैं डिस्कस करता हूँ, अदरवाइज तो हम डिस्कस कर ही लेते हैं। 2-3-4 वर्ड्स का क्या डिस्कस करना वहाँ पे, तो बहुत सिंपल वोकैब है इसकी। बस वो ज़रूर है कि साइंटिफिक टर्म्स हैं तो वो थोड़ा समझने मुश्किलें आ सकती है, क्योंकि हमें इस तरह के आर्टिकल पढ़ने की हैबिट नहीं होती है, बाकी कुछ खास नहीं। तो नोबेल प्राइज की वर्ब है वो रिकॉग्नाइजेज है, आवर बॉडी की वर्ब है वो परसीव्स है, और सेमिनल है वो एडजेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं। आवर एबिलिटी टू सेंस टच एंड टेम्परेचर, सेंस का मतलब पता लगाना। हमारी जो योग्यता है, किसकी? हमारी योग्यता कि टच और टेम्परेचर का हमें आभास हो जाए, तापमान का आभास हो जाए और स्पर्श का आभास हो जाए, पर्टिकुलरली नॉक्शियस टेम्परेचर। और टेम्परेचर भी विशेष करके किसकी बात कर रहे हैं? वो टेम्परेचर जो हानिकारक है। नॉक्शियस का मतलब होता है हार्मफुल, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर है जो हमारी स्किन को जला सकता है। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर। तो ये जो एबिलिटी है इज एसेंशियल, ये जरूरी है। एसेंशियल का मतलब जरूरी, किसके लिए? हमारे जीवन यापन करने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए। एंड डिटरमिन्स, और ये डिटरमिन करता है, तय करता है, यही एबिलिटी सब्जेक्ट है। ये डिटरमिन करती है कि हाउ वी इंटरैक्ट विद आवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट, कि हम कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे हम चीजों को डील करते हैं, किसके साथ? हमारे आंतरिक और बाहरी जो वातावरण होता है उसके साथ। क्रोनिक पेन रिजल्ट्स। क्रोनिक पेन, क्रोनिक का मतलब एक तो होता है दीर्घकालिक, है ना, लॉन्ग लास्टिंग, जो काफी लंबे समय तक चले। एक होता है इसका मतलब सीवियर, यहां जो इसका मीनिंग निकलेगा वो सीवियर होगा, बहुत ही गंभीर, सीवियर, सीरियस, एक्यूट, काफी तीक्ष्ण एडजेक्टिव है ना। काफी तेज दर्द होता है, कब? व्हेन द पेन रेस्पॉन्स गोज अराई। अराई का मतलब होता है कि कोई चीज जो प्लान्ड तरीके से नहीं चली है, समथिंग दैट हैपन्स नॉट इन प्लान्ड वे। ठीक है, कोई चीज जो योजनाबद्ध तरीके से नहीं चलती है, कुछ आड़ा टेढ़ा चल जाती है, अस्त व्यस्त तरीके से चल जाती है, उसको बोलते हैं अराई। ये एडजेक्टिव है। तो जब पेन रेस्पॉन्स भी, दर्द के प्रति जो अनुभूति है, या रेस्पॉन्स का मतलब प्रतिक्रिया है, भी शरीर को दर्द हुआ, शरीर ने कैसे रिएक्ट किया, तो ये जो रेस्पॉन्स है अगर वो प्लान्ड तरीके से नहीं होता है, वो रेस्पॉन्स सही तरीके से नहीं जाता है, तो फिर काफी गंभीर, काफी मतलब तीक्ष्ण, काफी तेज दर्द होता है, ये कहना चाह रहा है। यहां तक इसको हम पूरे तरीके से अगर देखें, एनालाइज करें चीजों को, आवर एबिलिटी हो गया था सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है इज, इसकी वर्ब है डिटरमिन्स। चूंकि एबिलिटी सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब इज है और सिंगुलर ही वर्ब डिटरमिन्स है। वी सब्जेक्ट था तो इसकी वर्ब है इंटरैक्ट। ठीक है, क्रोनिक एडजेक्टिव है, अराई एडजेक्टिव है। क्रोनिक का मतलब सीवियर या एक्यूट है, वैसे लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। और अराई जो शब्द है ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब, वैसे इसका मतलब एस्क्यू होता है, तिरछा। तो कोई चीज अगर सीधी नहीं जा रही है, प्लान्ड तरीके से नहीं जा रही है, कुछ आड़ा टेढ़ा चल रहा है, तो उसको अराई बोलते हैं। ठीक है, पेन रेस्पॉन्स सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब गोज है। अब देखो हमारी जो योग्यता है किस चीज की? सेंस टच एंड टेम्परेचर, टच और टेम्परेचर को पहचानने की। ठीक है, विशेष करके, इस पर्टिकुलरली का मतलब होता है स्पेशली, एडवर्ब होता है ये। नॉक्शियस एडजेक्टिव है, टेम्परेचर नाउन है। विशेष करके उस तापमान की हम बात कर रहे हैं जो काफी हानिकारक है हमारे स्किन के लिए। तो ये जो एबिलिटी है वो इसेंशियल है, इसेंशियल एडजेक्टिव है। इसेंशियल एल एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं वो जनरली एडजेक्टिव होते हैं, हमने सेमिनल देखा था अभी, वैसे इसेंशियल में भी एल है। तो ये बहुत ही जरूरी है किसके लिए? हमारे सर्वाइवल के लिए। आवर है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो वर्ड लगता है वो नाउन होता है, तो सर्वाइवल यहां पे नाउन है। और ये तय करता है, डिटरमिन करता है कौन? एबिलिटी, एबिलिटी का ही सब वर्ब है। हाउ वी इंटरैक्ट, कि कैसे हम इंटरैक्ट करते हैं, किसके साथ? हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। इंटरनल एक्सटर्नल में भी देखिए एल एल दे रखा है, तो ये भी एडजेक्टिव्स हैं, एनवायरनमेंट यहां पे नाउन है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है क्रोनिक पेन रिजल्ट, मतलब क्रोनिक पेन होता है, काफी बहुत तेज दर्द होता है जब पेन रेस्पॉन्स जो है
अराई हो जाता है या फिर कहें कि पेन रेस्पॉन्स सही तरीके से नहीं जाता है तो। डॉक्टर जूलियस, ये डेविड जूलियस की बात है, यूटिलाइज्ड क्या है, कैप्सेसिन। कैप्सेसिन एक पदार्थ का नाम है, एक सब्सटेंस का नाम है। इन्होंने यूज किया, यूटिलाइज का मतलब इसको यूज भी कह सकते हो, तो इन्होंने यूज किया किसको, इस कैप्सेसिन को। ये एक पदार्थ का नाम है, सब्सटेंस का नाम है। ये क्या चीज है वो दे रखा है यहां पे, अ की इंग्रेडिएंट इन हॉट चिली पेपर्स। की का मतलब महत्वपूर्ण, इंग्रेडिएंट का मतलब घटक, हॉट चिली पेपर्स ये लाल और जो हरी मिर्च होती है उसके लिए। तो जो चिली पेपर्स होते हैं, मिर्च होती है, उसके अंदर एक की इंग्रेडिएंट होता है ये। इसका इस्तेमाल किया इस व्यक्ति ने जिसको नोबेल प्राइज मिला है। दैट इंड्यूसेज, तो ये जो शब्द है ना, इसके लिए दैट आ रहा है, ये क्या करता है, ये इंड्यूस करता है। इंड्यूस का मतलब है कोज, ये कारण बनता है किसका, बर्निंग सेंसेशन का। बर्निंग सेंसेशन का मतलब जलन की अनुभूति, त्वचा जल गई, त्वचा में काफी ज्यादा इरिटेशन हो रहा है, तो उसका जो फीलिंग होती है ना, उसको बोलते हैं बर्निंग सेंसेशन। किस लिए यूज किया, टू आइडेंटिफाई अ सेंसर, कि ये पहचानना चाहते थे या आइडेंटिफाई करना चाहते थे कि सेंसर का मतलब पता लगाने वाली चीज, सेंस करने वाली चीज है ना। तो ये सेंसर का पता लगाना चाहते थे इन द नर्व एंडिंग्स। नर्व एंडिंग्स क्या होता है, हमारे शरीर पर बहुत सारी नर्व एंडिंग्स हैं, हमारे शरीर पर बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, चाहे शरीर पे त्वचा के ऊपर या त्वचा के भीतर, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमारे को एक सेंसर की तरह काम करती हैं, जिनसे बहुत सारी अनुभूति होती है टच और टेम्परेचर की, उसको बोलते हैं नर्व एंडिंग्स। ठीक है, तो नर्व एंडिंग्स पर सेंसर को पता लगाने के लिए ऑफ द स्किन, और ये नर्व एंडिंग्स है किसकी, त्वचा की, एंड द सेल्यूलर मैकेनिज्म। सेल्यूलर का मतलब होता है बेस्ड ऑन सेल्स, कोशिका से संबंधित, मैकेनिज्म यांत्रिकी या सिस्टम, कोई चीज कैसे काम करती है वो सिस्टम को मैकेनिज्म बोलते हैं। और जो कोशिकीय जो एक यांत्रिकी होती है उसको दैट रेस्पॉन्ड्स, जो कि रेस्पॉन्ड करता है, प्रतिक्रिया देता है किसके प्रति, अनकंफर्टेबली हॉट टेम्परेचर्स। गर्म तापमान, और गर्म तापमान भी कैसा है, अनकंफर्टेबली मतलब बहुत ज्यादा गर्म जिसको हम सहन ही नहीं कर सकते, उसके प्रति वो रेस्पॉन्ड करता है। फिर समझिएगा कहां से, यहां डॉक्टर जूलियस से। डॉक्टर जूलियस सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, यूटिलाइज्ड। इसकी ऑब्जेक्ट क्या है, ये व्हाट का आंसर है। डॉक्टर जूलियस ने क्या किया, कैप्सेसिन को यूज किया। ये है क्या, ये हॉट चिली पेपर्स के अंदर एक महत्वपूर्ण घटक है। ये क्या करता है, ये बर्निंग सेंसेशन को कोज करता है, ये जलन का कारण बनता है। ठीक है, किस लिए यूज किया इन्होंने इसको, इसलिए यूज किया क्योंकि एक सेंसर को आइडेंटिफाई करना चाहते थे। सेंसर किस में, नर्व एंडिंग्स जो होती हैं स्किन पर, उसमें। और क्या करना चाहते थे, और ये सेल्यूलर मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई करना चाहते थे। ये मैकेनिज्म क्या करता है, ये सिस्टम जो है, सेल्यूलर मैकेनिज्म जो है, कोशिका के आधार पर जो यांत्रिकी होती है, वो बहुत ज्यादा जो हॉट टेम्परेचर है उसके प्रति प्रतिक्रिया देता है, रेस्पॉन्ड करता है, उसको आइडेंटिफाई करना चाहते, इसलिए इन्होंने इस सब्सटेंस का प्रयोग किया। मतलब इनको नोबेल प्राइज जो मिला है, इन्होंने जो खोज की है, रिसर्च की है, उस रिसर्च के वे के अंदर कौन कौन सी चीजों को इन्होंने यूज किया वो बताया गया है। आगे देखिए, द रिसेप्टर ऑफ फॉर हीट गेट्स एक्टिवेटेड। रिसेप्टर का मतलब ग्राही, ग्राहक मतलब ग्रहण करने वाला, रिसीव करने वाला। ठीक है, जो रिसेप्टर्स हैं फॉर हीट, उष्मा को ग्रहण करने वाले या उष्मा को रिसीव करने वाले जो रिसेप्टर हैं, वो ये रिसेप्टर की वर्ब गेट्स है। एक्टिवेटेड, गेट्स एक्टिवेटेड मतलब ये सक्रिय हो जाते हैं। ये रिसेप्टर सक्रिय हो जाते हैं कब, ओनली अबव 40 डिग्री सेल्सियस, जब तापमान 40 डिग्री से अधिक होता है तभी एक्टिवेट होते हैं। विच इज क्लोज टू द फिजियो, क्या है ये, साइकोफिजिकल थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब लेवल, थ्रेशोल्ड का मतलब है लेवल। फॉर थर्मल पेन, थर्मल का मतलब होता है उष्मा, तापमान, है ना। पेन का मतलब दर्द। तो कह रहा है कि भाई विच आ रहा है इस तापमान के लिए, तो ये जो है क्लोज है, ये नजदीक है किसके, ये है साइकोफिजिकल थ्रेशोल्ड। साइको का मतलब हो गया मेंटल, फिजिकल का मतलब हो गया आपका बॉडी संबंधित, तो मेंटल प्लस बॉडी दोनों को मिलाएंगे तो साइकोफिजिकल बनेगा। तो ये एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक कह सकते हो लेवल है, किसके लिए, थर्मल पेन के लिए, कि थर्मल पेन की अनुभूति इसी टेम्परेचर पर होती है, उष्मा की अनुभूति इसी टेम्परेचर पर होती है। ठीक है, क्लोज का मतलब नजदीक है, क्लोज के साथ टू लगता है, किसके नजदीक है उसके लिए। 10 अलाउइंग अस, इस प्रकार से ये हमें अलाउ करता है किस लिए, टू रिएक्ट टू एक्सटर्नल हीट,
कि हम जो बाहरी ऊष्मा है उसके प्रति रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया देता है शरीर उसके प्रति। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है क्योंकि लैंग्वेज जो है, टर्म्स जो है वो साइंटिफिक है, अदरवाइज अगर आप देखेंगे फिर से इसको पढ़ेंगे आपको लगेगा बहुत आसान था, क्योंकि इतने डिफिकल्ट वर्ड्स यहाँ पे नहीं है। फिर समझिएगा, रिसेप्टर सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब गेट्स है, तो रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, गेट के साथ थर्ड फॉर्म दे रखा है तो ये कॉजेटिव वर्ब है। गेट के साथ जब एक और वर्ब, आपको सीधा सिंपल समझना है, गेट के साथ जब आपको एक और वर्ब लगानी होती है तो वो थर्ड फॉर्म में लगाइए, ये आपका कॉजेटिव वर्ब के रूप में काम करता है। जो हीट के लिए रिसेप्टर होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं 40 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर। एक बात यहां समझना कि जब आप लेवल की बात करते हो, टेम्परेचर में ऊपर की बात कर रहे हो, लेवल हो गया एक प्रकार से, तो उसमें ऊपर के लिए अबव ही लगता है, ओवर मत लगाना। अगर लेवल में नीचे की बात करते हो, 40 डिग्री से कम की बात करते हो, तो यहां बिलो आता, तो अबव का विपरीत प्रेपोजिशन जो होता है बिलो होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो हीट के लिए जो रिसेप्टर हैं वो एक्टिवेट कब होते हैं? 40 डिग्री से ऊपर। 40 डिग्री टेम्परेचर जो है ये एक साइकोफिजिकल थ्रेशोल्ड है, ठीक है। ये एक प्रकार से एक मनोवैज्ञानिक एक लेवल है, इस स्तर पर ही क्या होता है, थर्मल पेन की अनुभूति होती है, ठीक है। ऊष्मा से मतलब गर्मी के कारण जो दर्द होता है ना, उसकी अनुभूति इसी टेम्परेचर पर होती है। तो इस प्रकार से ये हमें अलाउ करता है, किस लिए कि हमें अलाउ करता है, हर शरीर को अलाउ करता है कि वो रिएक्ट करे एक्सटर्नल टेम्परेचर के प्रति, ठीक है। इन 2002 में जब आप कोई ईयर की बात करते हो पर्टिकुलरली, तो इनका प्रयोग करते हैं। उस 2002 से लेकर आज तक की बात करते होते तो यहां पे सिंस का प्रयोग करते। तो 2002 में 5 ईयर्स आफ्टर, 5 साल के बाद, 5 साल किसके बाद, 5 साल पहले क्या हुआ था, हीट सेंसर वॉज डिस्कवर्ड। 5 साल पहले यह हुआ था कि हीट सेंसर को डिस्कवर किया गया था। हीट सेंसर मतलब ऊष्मा का पता लगाने वाली चीज क्या है, किससे हमें तापमान का एहसास होता है, इस सेंसर को डिस्कवर किया गया था 5 साल पहले। तो उसके 5 साल के बाद 2002 में क्या हुआ, द 2 लॉरियट्स। लॉरियट्स का मतलब होता है पुरस्कार विजेता, जिसको नोबेल प्राइज मिला है उसके लिए यूज किया गया, डेविड जूलियस और इनकी बात कर रहे हैं, और दय लगा रखा है तो निश्चित है उन्हीं की बात कर रहे हैं हम। तो ये जो 2 लॉरियट्स हैं, एंड इंडिपेंडेंटली यूज्ड, इंडिपेंडेंटली स्वतंत्रता पूर्वक, बिना किसी और के नियंत्रण में, एडवर्ब है। यूज्ड मेंथॉल, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूज किया मेंथॉल को, किस लिए, डिस्कवर करने के लिए रिसेप्टर को, ठीक है। दैट सेंसेज कोल्ड टेम्परेचर्स, और ये जो मेंथॉल जो होता है ना, ये किसका पता लगाता है, ये सेंस करता है कोल्ड टेम्परेचर्स का, ठंडे तापमान का। फिर समझना, तो यहां तक तो समझ में आएगी अपने को। आगे कह रहा है 2002 में, इससे 5 साल पहले यह हुआ था कि हीट सेंसर का पता लगाया गया था, ठीक है। इसके 5 साल के बाद 2002 में जो 2 लॉरियट्स हैं, इंडिपेंडेंटली मतलब इन्होंने बिना किसी एक दूसरे पर निर्भर रहे, अपने अपने तरीके से मेंथॉल का यूज किया, किस लिए, रिसेप्टर को डिस्कवर करने के लिए। रिसेप्टर कौन से, रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाले, ग्राही जिसको बोलते हैं, वो रिसेप्टर जो कि कोल्ड टेम्परेचर का आभास करते हैं या फिर पता लगाते हैं, ठीक है। तो द हीट सेंसर सब्जेक्ट था, वॉज डिस्कवर्ड, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म जब होता है तो उसे पैसिव कहा जाता है। 2 लॉरियट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो यूज्ड है, ठीक है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिसेप्टर के लिए है, इसकी वर्ब सेंसेज है, बाकी कोई डिफिकल्ट वर्ड यहां पे है नहीं। रिसेंट स्टडीज हैव फाउंड, हाल ही में जो अध्ययन हुए हैं उसमें पाया गया है, उन अध्ययन ने ये पता लगाया है, द डिस्क्रिमिनेशन, इस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है डिफरेंस। वैसे डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव भी होता है, लेकिन यहां पे इसका मतलब डिफरेंस या डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन भी लिख सकते हो, अंतर। हाल ही के जो अध्ययन है, उन अध्ययन ने यह पता लगाया है, दैट कंजंक्शन है कि डिस्क्रिमिनेशन नाउन है और इसका सब्जेक्ट है, बिटवीन वार्म एंड कूल टेम्परेचर्स, कि जो अंतर होता है गर्म और ठंडे तापमान में, इज पॉसिबल, वो संभव है, मतलब उसमें पता लगाना, डिफरेंस पता लगाना जो है वो संभव कब है, ओनली थ्रू साइमल्टेनियस एक्टिवेशन, केवल तभी पता लग सकता है जब साथ साथ में एक्टिवेशन हो। साइमल्टेनियस एडजेक्टिव है, जब भी OUS एंडिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें आप एडजेक्टिव्स कह सकते हैं सामान्यतया। साइमल्टेनियस का मतलब कोई चीज कॉनकरेंट है, इसका सिनोनिम अगर एग्जाम में पूछ ले आपसे तो आप इसको लिखेंगे कॉनकरेंट, ठीक है। तो साथ साथ में जब एक्टिवेशन होता है किसका, वार्मथ एंड सेंसिंग नर्व फाइबर्स, वार्मथ ऑफ वार्मथ सेंसिंग नर्व फाइबर्स, वार्मथ का मतलब गर्मी, सेंसिंग मतलब पता लगाने वाले, नर्व फाइबर्स का मतलब तंत्रिका तंतु होते हैं, ठीक है। अगर साइंटिफिक लैंग्वेज देखें तंत्रिका तंतु होते हैं, ठीक है। एंड इनहिबिशन, इनहिबिशन का मतलब रोकना होता है, ब्लॉक करना होता है, स्टॉप करना है, कोल्ड सेंसिंग नर्व फाइबर्स,
जो कोल्ड सेंसिंग मतलब ठंड का एहसास दिलाने वाले जो तंत्रिका तंतु होते हैं उनको। तो कह रहा है कि भाई हाल ही में जो अध्ययन हुए उन्होंने ये पाया है कि जो अंतर पता लगाने की बात है कि कैसे पता लगाएं कि ठंडा टेम्परेचर है या गर्म टेम्परेचर है, तापमान सर्दी का है या गर्मी का है, ये पता लगाने की जो बात है वो तभी संभव है, किस माध्यम से संभव है, जब साथ साथ में दो चीजें हो। एक तरफ तो आप वार्मथ सेंसिंग नर्व फाइबर्स, तो ऐसे तंत्रिका तंतु जो गर्मी का एहसास करवाते हैं उनको तो सक्रिय करवा दिया जाए। दूसरी तरफ कोल्ड सेंसिंग नर्व फाइबर्स जो हैं, जो ठंड का एहसास कराने वाले जो तंत्रिका तंतु हैं, उनको रोक दिया जाए। तो अभी पता लगेगा कि क्या अंतर है। दोनों साथ में होंगे तो पता ही नहीं लगा पाओगे आप। ये कहना था तो रिसेंट स्टडी सब्जेक्ट है, हैव फाउंड वर्ब है, डिस्क्रिमिनेशन सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब क्या है, इज, और साइमल्टेनियस एडजेक्टिव है, थ्रू प्रीपोजिशन है, ठीक है। इनहिबिशन नाउन है, इसका मतलब स्टॉप कर देने की प्रोसेस है, ठीक है। यूजिंग प्रेशर सेंसिटिव सेल्स, तो कह रहा है यूज करते हुए, यूजिंग यहां पे है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यूज करते हुए। प्रेशर सेंसिटिव सेल्स का मतलब, प्रेशर का मतलब दबाव, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, सेल्स का मतलब कोशिका। तो वो कोशिका जो प्रेशर का एहसास दिलाती है, ठीक है। तो प्रेशर सेंसिटिव, या फिर यूं कहें वो कोशिका जो दबाव पड़ते ही, सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील होता है, दबाव के प्रति रिएक्ट करती है। तो वो जो कोशिकाएं हैं उनका यूज करते हुए ये दूसरे जो वैज्ञानिक जिनको नोबेल प्राइज मिला था, डॉक्टर पेटापोशियन, इन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया अ नोवेल क्लास ऑफ मैकेनिकल सेंसर्स। नोवेल का मतलब नया, इस नोवेल का सिनोनिम नियो हो सकता है। इन्होंने एक नया वर्ग खोजा, किसका, मैकेनिकल सेंसर्स। मैकेनिकल का मतलब यांत्रिकी से संबंधित, सेंसर्स का मतलब वही अनुभूति करवाने वाले ग्राही। दैट रेस्पॉन्ड्स, तो ये दैट आ रहा है इस क्लास के लिए, वो क्लास जो रेस्पॉन्ड करती है। रेस्पॉन्ड का मतलब प्रतिक्रिया देना, किसके प्रति, प्रेशर ऑन द स्किन, कि स्किन पर दबाव पड़ेगा तो ये रेस्पॉन्ड करते हैं। एंड इंटरनल ऑर्गन्स, और अगर इंटरनल ऑर्गन्स आंतरिक जो अंग हैं उन पर दबाव पड़ेगा तो ये रेस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। एंड द परसेप्शन ऑफ टच एंड प्रोप्रियोसेप्शन, देखो परसेप्शन ऑफ टच, परसेप्शन का मतलब आभास, अंडरस्टैंडिंग, नोटिस करने की स्थिति, टच की अनुभूति है ना, अनुभूति कह दीजिए, और प्रोप्रियोसेप्शन ये क्या होता है, ये होता है द एबिलिटी टू फील द पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। ये होता है योग्यता, किसकी योग्यता, टू फील द पोजीशन, कि स्थिति को पहचान ले, स्थिति का आभास कर लें, और मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स, हमारे बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट, हमारे बॉडी पार्ट्स की जो पोजीशन है उसको फील करने की योग्यता को ये बोलते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, परसेप्शन एंड प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है। फिर समझना, इस व्यक्ति ने क्या किया, इसकी वर्ब डिस्कवर्ड है, इन्होंने ये डिस्कवर किया, क्या डिस्कवर किया, नोवेल क्लास, ये इसका ऑब्जेक्ट है, एक नया वर्ग, किसका, मैकेनिकल सेंसर्स का। करता क्या है ये नया क्लास, ये रेस्पॉन्ड करता है जब स्किन और इंटरनल ऑर्गन पर प्रेशर पड़ता है, उसको रेस्पॉन्ड करता है। और क्या करता है, ये यहां पे आभास दिलाता है टच का और किसका, प्रोप्रियोसेप्शन का। प्रोप्रियोसेप्शन क्या है वो समझा रखा है, ठीक है। आगे देखिए, द सेल्युलर मैकेनिज्म, सेल्युलर कोशिका के आधार पर जो मैकेनिज्म है, सिस्टम है, दैट सेंसेज, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि पता लगाता है किसका, टच का। ये क्या करता है, रेगुलेट्स इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है शारीरिक क्रिया से संबंधित, ठीक है। तो सेल्युलर मैकेनिज्म जो कि टच का एहसास दिलाता है, टच को अनुभूति दिलाता है, ये रेगुलेट करता है किस चीज को, मतलब रेगुलेट कंट्रोल करना, किस चीज को, जो महत्वपूर्ण शारीरिक क्रियाएं होती हैं उनको। तो इसकी वर्ब पता लगेगी। बिसाइड्स देखो इसमें दो चीजें थी, दैट रिलेटिव प्रोनाउन था तो इसकी वर्ब तो ये थी, फिर इसकी वर्ब यहां पे रेगुलेट्स थी। बिसाइड्स लेबोरेटरी वर्क, बिसाइड्स का मतलब कि अतिरिक्त होता है, इन एडिशन टू होता है, प्रीपोजिशन है ये। तो लेबोरेटरी वर्क के अलावा, लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में जो कार्य हुए उसके अलावा, इनसाइट्स हैव बीन गेन्ड, इनसाइट्स का मतलब अंडरस्टैंडिंग, समझ, जो डीप अंडरस्टैंडिंग होती है कोई चीज की उसको बोलते हैं इनसाइट। तो देखो लेबोरेटरी वर्क तो किया ही गया, इसके लिए प्रयोगशाला में तो कार्य किए गए, इसके अलावा कुछ गहरी समझ भी विकसित की गई, किसके द्वारा, लोगों का अध्ययन करके, ऐसे लोगों का अध्ययन करके जो जेनेटिक म्यूटेशंस को कैरी करते हैं। जेनेटिक मतलब जीन संबंधी, म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन, ऐसे लोग जहां पे जिनमें जीन का उत्परिवर्तन हुआ, जीन चेंजेस हुए हैं, उन लोगों पर अध्ययन करके डीप अंडरस्टैंडिंग भी यहां पे प्राप्त की गई इन द सेल्युलर मैकेनिज्म। किस चीज में, इस कोशिकीय यांत्रिकी में। और ये किसकी मैकेनिज्म है, टेम्परेचर, पेन, टच एंड प्रेशर सेंसेशन। भाई इन सब चीजों का कैसे आभास हो इस चीज में। तो लेबोरेटरी वर्क के अलावा
लोगों पर भी अध्ययन किया गया। कौन से लोगों पर? जो जेनेटिक म्यूटेशन को कैरी कर रहे थे, ऐसे लोगों पर। किस लिए? अंडरस्टैंडिंग विकसित करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग विकसित किस में करनी थी? सेल्युलर मैकेनिज्म में। और मैकेनिज्म है किसका? इन सब चीजों का। ठीक है, इनसाइट्स की वर्ब है वो हैव बीन गेन्ड, पैसिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आगे देखिए, आगे दे रखा आपको द डिस्कवरी ऑफ पेन रिसेप्टर्स। जो डिस्कवरी है, खोज है किसकी? पेन रिसेप्टर्स की। दर्द का एहसास दिलाने वाले जो कुछ यहाँ पे कह सकते हो तंत्रिका, नर्व एंडिंग्स कह दो, है ना, ये सब चीजें पेन रिसेप्टर्स। तो दर्द का एहसास दिलाने वाले जो रिसेप्टर्स हैं उनकी जो खोज है, एंड द सेल्युलर मैकेनिज्म। और दूसरी तरफ सेल्युलर मैकेनिज्म है, कोशिकीय आधार, जो कोशिकीय यांत्रिकी है। ये दोनों चीजें, एक तरफ तो क्या हुआ, पेन रिसेप्टर्स को खोज की गई कि पेन का एहसास कौन दिलाते हैं, उन रिसेप्टर्स को खोजा गया। दूसरी तरफ क्या किया, सेल्युलर मैकेनिज्म। ये दो चीजें इन्होंने क्या किया, अट्रैक्ट किया है फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ये दवाई बनाने वाली कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इनको आकर्षित किया है। एज दीज कुड बी टारगेट्स, कारण क्या है, एज, एज मतलब क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि दीज, ये जो चीजें हैं ये क्या कर सकती हैं, टारगेट हो सकती हैं। किसके लिए? नोवेल मेडिसिन, नई दवाइयों के लिए। नई दवाइयों के लिए ये टारगेट्स हो सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज इनको टारगेट करके काम कर सकती हैं नई दवाई बनाने के लिए। तो दीज की वर्ब है वो कुड बी है, कुड मॉडल है, इसके साथ में बेस फॉर्म बी है, और कुड यहां पे प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए आ रहा है। डिस्कवरी है और सेल्युलर मैकेनिज्म दोनों को मिलाकर हैव अट्रैक्टेड दे रखा है। दो देयर आर चैलेंजेस, यद्यपि चुनौतियां हैं। दो जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, विरोधाभासी बातें करने के लिए यूज करते हैं। देयर से स्टार्ट करते हो कोई सेंटेंस तो उसमें आपको इन्वर्जन देखने को मिलता है, नाउन से पहले वर्ब मिलेगी। तो यद्यपि कुछ चुनौतियां हैं, टू बी एड्रेस्ड, जिनको कि एड्रेस किया जाना है। अगर आपसे ये कहा जाए कोई चीज को एड्रेस करना है, इसका मतलब कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको ठीक करना है, उनको सॉर्ट आउट करना है, उनको हैंडल करना है। ठीक है, तो यद्यपि कुछ चुनौतियां हैं जिनको सॉर्ट आउट करना है, एड्रेस करना है। बिफोर सच ड्रग्स कैन बी क्लिनिकली मीनिंगफुल, कब? किससे पहले? कि ऐसी दवाइयां जो हैं वो क्लिनिकल तौर पर मीनिंगफुल हों। क्लिनिकल तौर पर मतलब कि भाई पेशेंट्स को दी जा सकें और पेशेंट्स पर वो प्रभावी हों, उन दवाइयों से असर पड़े, उनका रोग ठीक हो जाए, है ना। तो उसमें टेस्टिंग होती है उससे पहले, तो क्लिनिकल टेस्टिंग होगी और उसमें ऐसी दवाइयां अगर मीनिंगफुल पाई जाती हैं तो उससे पहले बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनको ठीक किया जाना है। सच जो होता है ना वो प्रोनाउन भी होता है, डिटरमिनर भी होता है। यहां पे डिटरमिनर है क्योंकि आगे नाउन दे रखा है। अगर आगे नाउन नहीं होता, ठीक है, सीधा वर्ब लगा, जैसे सच वॉज हिज नेचर, ऐसा कोई सेंटेंस हो गया तो सच वहां पे प्रोनाउन बन जाता है। ठीक है, द होप इज दैट, अब आशा ये है कि न्यूअर अप्रोचेज में वन डे बाईपास द हर्डल्स, कि जो नई अप्रोचेज हैं, नए तौर तरीके हैं, वो हो सकता है, मैं संभावना बताता है, हो सकता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये हर्डल्स को बाईपास कर देगा। बाईपास का मतलब अवॉइड है, कि जो बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं, उससे ये बचकर निकल जाएंगे अप्रोचेज, बाधाएं उनके सामने नहीं आएंगी। फिर समझना, यहां से यहां तक में चैलेंजेस सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब तो आर है। सच ड्रग सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब कैन बी है ना, मीनिंगफुल यहां पे एडजेक्टिव है, क्लिनिकली एडवर्ब है। द होप सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है। न्यूअर अप्रोचेस सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब में बाईपास है। बाईपास का मतलब अवॉइड है। ठीक है, तो यद्यपि कुछ चैलेंजेस हैं, किससे पहले? कि भाई चैलेंजेस हैं एड्रेस किए जाने के लिए, किससे पहले? कि इन दवाइयों को क्लिनिकल तौर पर मीनिंगफुल हम सिद्ध करें कि ये वास्तव में ठीक है, दवाइयां पेशेंट्स को दी जा सकती हैं, उससे पहले कुछ चुनौतियां हैं। फिर भी क्योंकि दो आ गया तो नया वाक्य देखना था, दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे और यहां कोमा लगा रखा है, आप इस कोमा की जगह यट लगा सकते हो, स्टिल लगा सकते हो। फिर भी आशा तो यह है कि नई जो अप्रोचेज हैं वो हो सकता है कि एक दिन हर्डल्स से बचकर निकल जाएं, उनके सामने बाधाएं ना आए। फर्दर रिसर्च विल हेल्प, आगे की जो रिसर्च है, फर्दर डिटरमिनर है, रिसर्च नाउन है, फर्दर का मतलब आगे की, नेक्स्ट लेवल पर। आगे की जो रिसर्च है इसकी वर्ब है विल हेल्प, वो हेल्प करेगा किस चीज में? इन अंडरस्टैंडिंग, समझने में। क्या समझने में? द फंक्शंस ऑफ द रिसेप्टर्स इन ए वेराइटी ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेज। वेराइटी ऑफ मतलब अलग अलग, फिजियो शारीरिक, प्रोसेसेस प्रक्रियाएं। तो आगे की जो अनुसंधान है, आगे की जो खोज है, वो हेल्प करेगी समझने में। क्या समझने में? रिसेप्टर्स के फंक्शन को, किस में? अलग अलग जो शारीरिक क्रियाएं हैं उसमें। एंड टू डेवलप ट्रीटमेंट्स, और किस में हेल्प करेगी? ट्रीटमेंट्स को डेवलप करने में भी। इलाज के जो तरीके हैं उनको भी अलग लेवल पर लेकर जाएंगे, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। किसके लिए? फॉर अ वाइड रेंज ऑफ डिजीज कंडीशंस,
वाइड रेंज ऑफ, बड़े स्तर पर, डिजीज कंडीशंस, बीमारी की जो स्थितियां हैं उनके लिए, ठीक है। फॉर अ वाइड रेंज ऑफ डिजीज कंडीशंस, तो बड़े स्तर पर जो डिजीज कंडीशंस हैं या अलग अलग बड़े व्यापक स्तर पर जो डिजीज कंडीशंस हैं उनके लिए ट्रीटमेंट्स को विकसित करने में भी हेल्प करेगी आगे की खोज। आगे देखिए, दिस ईयर्स प्राइज, इस साल का जो ये पुरस्कार है, वंस अगेन अंडरस्कोर, अंडरस्कोर का मतलब है एम्फेसाइज, जोर देना। तो ये एक बार फिर से जोर देता है, हाईलाइट करता है द ग्रेट कंट्रीब्यूशन, महान योगदान के ओर ये इशारा करता है। कौन से योगदान? रिफ्यूजीज फ्लीइंग वार टॉर्न कंट्रीज, वार टॉर्न कंट्रीज का मतलब है युद्ध से डिस्ट्रॉय हो रखी कंट्रीज, ऐसे देश जो वॉर टॉर्न है, इसका मतलब है युद्ध से छत विछत हो चुके देश। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, तो वो शरणार्थी जो कि युद्ध के कारण जो देश छत विछत हो गया था वहां से भाग गए थे, ठीक है, वो शरणार्थी जो कंट्रीब्यूशन यहां दे सकते हैं विज्ञान और अन्य फील्ड्स के अंदर, उन योगदान की ओर इशारा करता है इस साल का पुरस्कार, ठीक है। समझाएगा आगे कैसे। तो कह रहा है इस साल का जो पुरस्कार है एक बार फिर से बताता है, एक बार फिर से जोर देता है, हाईलाइट करता है बड़े योगदान की तरफ। योगदान किसने दिया है? रिफ्यूजीज ने। रिफ्यूजीज किस लिए कहा? क्योंकि ये वॉर टॉर्न कंट्रीज से भागकर किसी और देश में चले गए थे। इन्होंने योगदान दिया है कहां पर? विज्ञान के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में जो योगदान है उसकी ओर इशारा करता है। तो दिस ईयर्स प्राइज है, इसकी वर्ब अंडरस्कोर्स है। रिफ्यूजीज सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब कैन मेक है। डॉक्टर पेटापोशियन, अब ये कौन है? इनका वर्णन दिया है, हु लगा, रिलेटिव प्रोनाउन लगाकर। इज ऑफ आर्मेनियन ओरिजिन, ये आर्मेनिया मूल के हैं, आर्मेनिया जो देश है उस मूल के हैं। ये इनका पालन पोषण कहां हुआ? बड़े कहां हुए? लेबनान में बड़े हुए। ड्यूरिंग द कंट्रीज प्रोलॉन्ग्ड सिविल वॉर, ठीक है, और ये जब बड़े हुए तो उस समय वहां गृह युद्ध चल रहा था। सिविल वॉर का मतलब गृह युद्ध, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब एक्सटेंडेड, बहुत लंबे समय तक चलने वाला। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब क्या है? एक्सटेंडेड, काफी लंबे समय तक चलने वाला, ठीक है। डॉक्टर पेटापोशियन जो हैं, जो कि आर्मेनियन ओरिजिन के हैं, इनका ये बड़े हुए लेबनान के अंदर। किस समय? जब देश के बहुत लंबे समय तक सिविल वॉर चल रहा था उस समय। एंड फ्लेड, फ्लेड जो है वो फ्ली की सेकंड फॉर्म है। फ्ली की सेकंड फॉर्म फ्लेड और थर्ड फॉर्म भी फ्लेड, इसका मतलब होता है भाग जाना। एक बात जरूर ध्यान रखना, फ्ली के साथ में अवे मत लगाना, क्योंकि फ्ली का मतलब होता है रन अवे, तो रन के साथ अवे जुड़ेगा, इसमें अवे नहीं जुड़ेगा, ठीक है। और ये भाग गए थे कहां पे? यूएस में। कब की बात है? 1986 की। कब? उस समय इनकी आयु क्या थी? 18 वर्ष। 18 वर्ष की आयु में ये वहां से भागकर अमेरिका चले गए थे, क्योंकि इनके देश में लड़ाई चल रही थी। फ्रॉम बीइंग ब्लिसफुली अनअवेयर, ब्लिसफुली का मतलब वैसे तो होता है बहुत ही खुश, एक्सट्रीम हैप्पीनेस जो होता है ना उसको ब्लिस बोलते हैं। ब्लिसफुली एडवर्ब है, इसका मतलब इनको कोई चिंता फिक्र थी ही नहीं, कि इनको साइंस के बारे में कुछ जानकारी नहीं है ना। तो फ्रॉम बीइंग यहां से लेकर, तो कहां से लेकर कि ये बिल्कुल अनअवेयर थे, बिल्कुल सजग नहीं थे। किस बारे में? विज्ञान के बारे में, कि लेबनान में जब ये थे तो इनको कुछ पता ही नहीं था कि विज्ञान में भी करियर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ही नॉट ओनली फेल इन लव डूइंग बेसिक रिसर्च, तो ये ना केवल प्रेम में पड़ गए, है ना, डूइंग बेसिक रिसर्च, जो बेसिक रिसर्च है, जो मूलभूत फंडामेंटल रिसर्च है, उसको करने में इनको मतलब काफी ज्यादा अटैचमेंट हो गया। ना केवल इनका अटैचमेंट हुआ, बट हैज ऑल्सो एक्सेल्ड, एक्सेल का मतलब होता है बढ़िया काम करना, श्रेष्ठ काम करना, बल्कि इन्होंने श्रेष्ठ काम किया किस चीज में? टू प्रोड्यूस पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरीज। प्रोड्यूस का मतलब उत्पन्न करना, पैदा करना, पाथ ब्रेकिंग का मतलब होता है इनोवेटिव। इस पाथ ब्रेकिंग का मतलब होता है इनोवेटिव, या फिर आप इसे कह सकते हैं पायोनियरिंग, मतलब बिल्कुल नया, ठीक है। तो इन्होंने पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरीज की मेडिसिन के क्षेत्र में, दवाइयों के क्षेत्र में ऐसी खोज इन्होंने की जो कि पाथ ब्रेकिंग है, जो कि काफी इनोवेटिव हैं। तो ना केवल इनका विज्ञान के प्रति अटैचमेंट हुआ, रिसर्च के प्रति अटैचमेंट हुआ, बल्कि इन्होंने बहुत ही श्रेष्ठ काम किया इनोवेटिव डिस्कवरीज करने में मेडिसिन के क्षेत्र में। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, लेकिन मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया आपको। एक बार फिर से पढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।